हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 नवंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स देखते हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक देखिए, डिक्लाइनिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें समझेंगे हम किन कारणों से जो भारत में सीपीआई है वो कम हो रहा है। सेकंड है यूएस सऊदी इजराइल अ ट्राई जंक्शन। यहाँ पर देखेंगे हम बिटवीन यूएस एंड सऊदी कोई एग्रीमेंट होना है, उसके बीच में इजराइल एक मैटर है, एक फैक्टर है। इसका कंटेक्स्ट क्या है? तो रिसेंटली आप जानते हो, हाल ही में सऊदी के जो हेड हैं वो यूएस अभी आए हुए हैं विजिट करने के लिए। थर्ड देखिए, इंडिया सी काउस। कुछ फैक्ट्स दिए गए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है 16 फिनांस कमीशन, इसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की प्रेसिडेंट को। तो उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, एसओपी फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्टोरिंग एक्सप्लोसिव्स। देखो रिसेंटली रेड फोर्ट के पास कश्मीर में जो ब्लास्ट हुए हैं उसके रिगार्डिंग हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि कहीं पे किसी स्थान पर अगर एक्सप्लोसिव पाया जाता है उसका सिस्टम क्या है, मतलब कैसे उसको हम प्रोक्योर करते हैं, कहाँ रखते हैं। लास्टली कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। इसको हमने उठाया है इंडियन एक्सप्रेस से। देखो क्या कहता है कि एआई जो है वो इमर्ज कर रहा है एक की के रूप में रिगार्डिंग स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, स्पेशली इंडियन रेलवेज की बात करें, तो बताना है डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई बेस्ड दृष्टि सिस्टम किस प्रकार से फ्लाइट सिक्योरिटी में हेल्पफुल है। देखो इस टॉपिक में डिस्कशन करने वाली कोई बात नहीं है, पीडीएफ में आपको इसका मॉडल आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर मुद्दा बस इतना सा है कि रेलवेज ने तय किया है कि वो एआई बेस्ड दृष्टि को इंस्टॉल करने वाली है। बेसिकली क्या है, ये एक सर्विलांस सिस्टम है। इसको डेवलप किसने किया है? तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे ने एंड आईआईटी गुवाहाटी ने। तो देखो कंटेक्स्ट यहाँ पर इतना सा है कि हमने कल डिस्कस किया था कि एआई को थर्ड स्टैंडर्ड से ही, थर्ड क्लास से ही हमारे सिलेबस में डाला जाएगा। नेक्स्ट ईयर से होने वाला है ये। इसका मतलब समझ लीजिए आप कि हमारे नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के लिए एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमें जानने चाहिए। देखो मेंस की जहाँ तक बात है तो क्वेश्चंस आर नॉट ऑलवेज डायरेक्ट। वो क्या पूछेगा आपसे एआई के बारे में, सर्टेन ऐसे लिखने बोल देगा। आप उसको इसमें एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो, किस प्रकार से हमें पॉजिटिवली हेल्प कर सकता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हैं ही इसके। शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक देखिए कि हाउ बेस इफेक्ट बुलियन प्राइस ने शेप किया है सीपीआई इन्फ्लेशन को। तो आप ग्राफ में देख सकते हो, आपको पता भी है कि लगातार ये घट रहा है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से। पहला हो जाएगा जीएसटी टैक्स कट, दूसरा हो जाएगा हमारा बेस इफेक्ट, तीसरा हो जाएगा बुलियन प्राइस। इन सब ने मिल करके किस प्रकार से हेल्प करी है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो स्टार्ट कैसे करता है कि इंडिया का जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो कि मेजर करते हैं हम सीपीआई के द्वारा, वो बिलो मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 4% रहा है एंड रिकॉर्ड लो ऑफ जस्ट 0.25% इन अक्टूबर। तो फोकस हमें कहाँ पर करना है? पहले व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्या होता है ये। तो इन्फ्लेशन रिगार्डिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें जितने प्राइस चेंजेस हुए हैं उसको काउंट करते हैं। सेकंड कहता है कि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको मेजर करती है। देखो इस लेक्चर में हम बेसिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अब सीपीआई क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, इस पर चर्चा करना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सीपीआई मेजर करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को, इसमें सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। यहाँ देखिए फिर कहता है कि हाउ, क्यों, आखिर ये डिक्लाइन क्यों किया। पहला कहता है इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी कट। हम जानते हैं अभी हाल ही में सितंबर की बात करें, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जीएसटी के मल्टीपल टीयर्स को उसने रेशनलाइज कर दिया है, बेसिकली 2 टीयर्स के भीतर। इससे फायदा क्या हुआ है, एक मैक्रो इकोनॉमिक क्लैरिटी आई है। पहले क्या था, डिफरेंट रेट्स थे, डिफरेंट चीज़ें थी, तो समझने में दिक्कत आती थी। सेकंड है कि जीएसटी रेट में कट किया गया है, टैक्सेस में कट किया गया है। तो आपके मन में एग्जाम के लिए बात आनी चाहिए कि जीएसटी में कट हुआ है तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो हमें फ़ायदा ऐसे पहुंचता है कि रिटेल प्राइस जो हमारा है, फाइनल प्राइस जो है वो घट जाता है। ठीक है, किस प्रकार से आप जानते हो कि जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, अंडर द जीएसटी एक्ट 2017 वो लीगली बाइंडिंग है कि अगर कोई भी जीएसटी रेट में कट आता है उसका फ़ायदा किसको दोगे, कंज्यूमर्स को दोगे। एंड वन मोर थिंग, देखो बेसिक सा कंसेप्ट है, आप जानते हो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, फाइनल पेयर्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो बिजनेसेस क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती है, बेसिकली वो इंटरमीडिएरी है, वो कंज्यूमर से टैक्स को लेते हैं, गवर्नमेंट को फाइनली पे करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीएसटी के कारण क्या होता है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई है, इन्फ्लेशन में गिरावट आई है। नेक्स्ट कहता है बेस इम्पैक्ट। सेकंड फैक्टर कहता है ड्यू टू चेंज इन द बेस। इसका मतलब देखिए एक लाइन दी गई है कि इन्फ्लेशन इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस इन अ मंथ कंपेयर्ड विद सेम मंथ लास्ट ईयर। अगर हम इस साल के नवंबर की बात करें, इसका सीपीआई निकालना है हमको, तो हम लास्ट ईयर के नवंबर के प्राइसेस से कंपेयर करेंगे उसको हम।
तो अगर लास्ट ईयर के नवंबर का प्राइसेस ज़्यादा रहा होगा इस साल के कंपैरिजन में, अल्टीमेटली क्या दिखेगा, हमारा सीपीआई कम दिखेगा। उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फोर्स ऑन इन्फ्लेशन दिस ईयर, डाउनवर्ड फोर्स ऑन इन्फ्लेशन रेट दिस ईयर। तो दो बातें क्या हो गई, पहला यहाँ पे काम करता है बेस इफेक्ट, दूसरा है कि सीपीआई जो है मंथली इसको हम निकालते हैं। देखो यहाँ पर कहता है कि अगर अगले टाइम की बात करें, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो बेस इफेक्ट जो है गोइंग टू बी रैदर अनफेवरेबल। अभी क्या था, पिछले साल क्या था, प्राइसेस ज़्यादा थे, तो इस साल हमको सीपीआई कम देखने को मिल रहा है ड्यू टू बेस इफेक्ट। अब इस साल चूंकि प्राइसेस कम है तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें देखने को मिल सकता है इन्फ्लेशन में इंक्रीज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ बेस इफेक्ट। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि ओवरऑल अगर बात करते हैं बेस इफेक्ट की, डिपेंड करता है किस पर, तो फूड इंडेक्स के ऊपर। वाई? बिकॉज फूड इंडेक्स जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है सीपीआई का, अप्रोक्सीमेटली 39% जो है उसका कैरी करता है वेट वो। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं सीपीआई की, सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है, फूड इंडेक्स। इसमें चूंकि इनके चूंकि प्राइसेस में डिक्लाइन आया है, तो ड्यू टू डिक्लाइन इन फूड प्राइसेस हमें देखने को मिलता है लोअर सीपीआई। अभी तक हमने देखा किस प्रकार से जीएसटी के कट के कारण यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड देखा हमने ड्यू टू बेस इफेक्ट। थर्ड पॉइंट कहता है ड्यू टू बुलियन इम्पैक्ट। व्हाट इज बुलियन प्राइसेस? तो प्रेशस मेटल्स जो होते हैं उनके प्राइसेस की बात करते हैं। यहाँ पर देखो कहता है करेंटली सीपीआई इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट प्राइस चेंजेस फॉर 299 आइटम्स। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में। तो सेकंड फैक्ट ये भी हो जाएगा कि क्या सीपीआई में गोल्ड सिल्वर आते हैं? हाँ आते हैं। अब देखिए कहता है कि अगर गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस गिरता है या उठता है तो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करेगा ये हमारे इन्फ्लेशन को। ये पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज देखो हाल ही में आप प्राइसेस देखो सिल्वर के, गोल्ड के, कितने खतरनाक तरीके से वो आगे बढ़े हैं, बट स्टिल हमारा इन्फ्लेशन डिक्लाइन कर रहा है। कारण क्या कहता है कि यहाँ पर अगर बात करें गोल्ड एंड सिल्वर की, सिर्फ 1.19% ही वेट कैरी करते हैं सीपीआई का। कह सकते हैं हम कि इंस्पाइट एंड अपवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन, अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, उनके प्राइसेस की बात करें, तो इंस्पाइट ऑफ प्राइस राइज यहाँ पर देखने को मिलता है डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन। तो कहता है बट शुड मॉनेटरी पॉलिसी रियली बी बॉदर्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर इन्फ्लेशन? व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्सक्लूड दीज टू आइटम्स? इससे क्या समझेंगे हम? हमने कहा था अभी कि फूड कंपोनेंट की बात करें 39% वो कैरी करता है, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें तो जस्ट 1.19%। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा कम इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ देखो एक लाइन दी गई है कि अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को यहाँ से निकाल देते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन निगेटिव भी जा सकता था। एंड वन मोर फैक्ट देखिए, एग्जाम के लिए ये डेटा बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। सीपीआई की बात करें, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर हैज़ बिन इन डबल डिजिट्स। अगर इन्फ्लेशन की बात करें गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, लगातार पिछले 20 महीनों से क्या है, डबल डिजिट में आ रहा है, पूछ सकता है प्रीलिम्स में। देखो नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि बिटवीन यूएस एंड सऊदी इजराइल इज एलिफेंट इन द रूम। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर सऊदी और यूएस के बीच में कोई डील होनी है, उसको इजराइल को भी देखना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं पहले हम। देखिए ये सर्टन कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जब भी टॉपिक इस रिगार्डिंग आएगा, रिगार्डिंग यूएस इजराइल, यूएस सऊदी, आपको पता होना चाहिए। पहला है अब्राहम अकॉर्ड्स, आप जानते हो, इसको साइन किया गया 2020 में, ट्रंप साहब ने लाया था। इसमें उद्देश्य क्या था, जो वेस्ट एशियन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनके बीच में एंड इजराइल के बीच में एक सुलह हो जाए। बेसिकली मुद्दा ये था, इजराइल को वो स्वीकार करे डिप्लोमेटिकली। चलो फिर कहता है कि 2023 में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, आप जानते हो। फिर देखो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस कन्फ्लिक्ट ना इजराइल डिफरेंट कंट्रीज पर अटैक करता है, सीरिया है, लेबनान वगैरह है। बट जब वो अटैक करता है कतर के ऊपर, इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखो हमास को सपोर्ट करने वाले बहुत कंट्रीज़ हैं, आप जानते हो। तो कतर की अगर बात करें तो कतर में हमें पता है कि जो हमास है उनका हेडक्वार्टर भी है, वहाँ से ऑपरेट करते हैं वो। बट कतर में यूएस का मिडिल ईस्ट के भीतर बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, उसको कहते हैं अल उडीद एयर बेस। तो उसके होते हुए आपने वहाँ पर अटैक कर दिया, तो कहीं ना कहीं हार्म करता है इस भरोसे को कि इंस्पाइट ऑफ यूएस प्रोटेक्शन इजराइल ये हिम्मत कर सकता है कि वो आया, कतर पर अटैक करके चला गया और कुछ नहीं होता है उसका। देखो मिलिट्री बेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे कंट्री में किसी ने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि आप मेरे उस स्पेस को यूज़ कर रहे हो अपने प्रोमिनेंस के लिए, बट बदले में आप मेरे को प्रोटेक्शन दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या होता है, इस भरोसे का जो कमी आ जाती है, तो हम बात करते हैं। तो दिस अटैक ऑफ इजराइल ऑन कतर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। क्यों? यहाँ पर यूएस ने कुछ भी नहीं बोला, कंडेम तक नहीं किया इस चीज़ को। तो इसके रिजल्ट के रूप में क्या होता है, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन होती है, आप जानते हो, पढ़ा होगा इसके बारे में, स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SDMA।
जो कि सितंबर 25 के भीतर, आई थिंक विद इन 1 वीक ही साइन हो जाता है। तो उस टाइम पर ये कहा जा रहा था कि सऊदी जो कि इंडिया का इतना अच्छा फ्रेंड है, ये कैसे इसने पाकिस्तान से डील साइन कर ली। यहाँ भी एक्सपर्ट्स ने बताया, डिस्कशन इस पे हुई थी कि यूएस का बहुत बड़ा रोल था। बिना यूएस के बैकिंग के सऊदी पाकिस्तान के बीच में कोई डील हो नहीं सकती है। देखो, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इन स्पाइट ऑफ यूएस बैकिंग एंड ऑल, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको ऐसा लगा कि हमें अपने सिक्योरिटी प्रेफरेंसेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हमें सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, देखो ट्रंप साहब लेके आते हैं 20 पॉइंट प्लान। इस पर डिस्कशन भी किया है हमने। यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर मुद्दा क्या रहता है, वार को स्टॉप करने का एंड प्रिजनर्स को एक्सचेंज करने का। वो तो हो जाता है, ठीक है, बट सबसे बड़ा कंसर्न होता है, ट्रंप साहब कहते हैं हम बनाएंगे एक बोर्ड ऑफ पीस जिसमें कि मेंबर्स होंगे जो कि मिलकर के चलाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया को। तो बोर्ड ऑफ पीस के हेड कौन होंगे, उन्होंने बोला ट्रंप साहब कि हम खुद होंगे, हम खुद उसके हेड होंगे। सेकंड कहा गया था कि एक ISF बनाया जाए, ISF एक फोर्स बनाई जाए जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं उनके कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ फोर्सेज होंगे जो पीस कीपिंग का काम करेंगे। और ये कहा गया था कि गाजा की बात करें, आफ्टर दिस पीस एग्रीमेंट उसको हम चलाएंगे कैसे, गवर्न कैसे करेंगे, एक बोर्ड बनेगी, उसमें लीडर्स नहीं होंगे, नेता नहीं होंगे, वहाँ पर एक्सपर्टीज होंगे, इसको बोला जाता है टेक्नोक्रेट्स। इसके बाद होता है शर्म अल शेख पीस समिट इजिप्ट के भीतर। यहाँ पर इस एग्रीमेंट पर साइन किया जाता है, लेकिन तब भी डिफरेंसेस थे रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ पीस, रिगार्डिंग द ISF। फिर देखो, और न्यूज़ आई थी हाल ही में अभी कि UNSC ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्रंप साहब के इस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया है। समझेंगे इसको आगे हम। एक और फैक्ट आता है कि सऊदी जो है प्लान कर रहा है $5 बिलियन डेटा सेंटर बनाने के लिए अपनी कंट्री में। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पे कहता है कि बिगेस्ट हर्डल है यूएस जो है ना, यूएस वो करेंटली लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट एडवांस्ड AI सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है। तो इसके लिए उसको ज़रूरत है यूएस की, तो एग्रीमेंट तो ज़रूरी है यहाँ पर। तो इन सभी मुद्दों को दिमाग में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। देखिए, इसका कंटेक्स्ट ये है, जो रिसेंटली सऊदी के हेड हैं वो पहुंच चुके हैं यूएस में, उनकी मीटिंग चल रही है। अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। हमारे एग्जाम के लिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है कि रूजवेल्ट साहब जो थे यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने और जो अभी करंट सऊदी के हेड हैं उनके ग्रैंडफादर ने मिलकर के नींव रखी थी यूएस सऊदी रिलेशंस की। उसमें मुद्दा क्या था, पहला यूएस के लिए उसकी मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सऊदी हाइड्रोकार्बन सिस्टम, ग्लोबल हाइड्रोकार्बन सिस्टम। तो बात कहता है यहाँ पर, देखना इस पैराग्राफ में कह रहा है कि यूएस की बात करें, सऊदी की बात करें, दोनों के बीच में एक शार्प डिफरेंस है रिगार्डिंग कि हाउ टू एड्रेस द जूइश एस्पिरेशंस फॉर अ होमलैंड इन पैलेस्टीन। तो स्टार्टिंग में देखो आप, यहाँ हम बात करते हैं रूजवेल्ट के समय की, ठीक है, जो मोहम्मद सलमान है उनके दादाजी के समय की। उस टाइम से मुद्दा क्या था, इजराइल। स्टार्टिंग से देखो एग्रीमेंट चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, बट सेंटर में डिफरेंसेस कहाँ पर अटकते हैं, इजराइल के मामले में। अब यहाँ देखिए, अगर प्रेजेंट सिस्टम की बात करते हैं, हमने देखो 10 बार कहा है अभी का समय है ट्रांजैक्शनलिज्म का, यहाँ पर वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। मुद्दा क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अभी का जो फोकस है वो बियॉन्ड ऑयल एंड ऑल दिस थिंग्स है। क्या है, फोकस टू बिल्ड अ ब्रॉड इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन, रीऑर्डरिंग द मिडिल ईस्ट। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, किस चीज़ पर एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। पहला कहता है सॉलिड सिक्योरिटी एश्योरेंसेस फ्रॉम यूएस। हमने डिस्कस किया था अभी किस प्रकार से इसराइल ने अटैक किया कतर के भीतर और चला गया, एंड यूएस इवन डिडंट कंडेम दैट एक्ट। तो यहाँ पर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डिफिसिट आ चुका है, उसको ठीक करने के लिए सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। देखो, मेन मुद्दा यहाँ पे आता है वेपन सिस्टम का। हमने पहले भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि जब बात चली थी अब्राहम अकॉर्ड्स की, कि उसमें क्या था, जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज है वेस्ट एशिया के, उनको बोला गया था आप एग्रीमेंट साइन करो एंड इसराइल के साथ में एक डिप्लोमेटिक जो चैनल है उसको स्टार्ट करो। उसमें 2 दिक्कत थी, पहला था मुद्दा इसराइल एंड पैलेस्टीनियंस का, सेकंड था यूएस के न्यूक्लियर वेपन सिस्टम पे एक्सेस चाहिए था इन कंट्रीज को। तो मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। यूएस ने मना कर दिया, यूएस ने बोला पहले तुम एग्रीमेंट साइन करो तब ये सब करेंगे। उन्होंने बोला तुम पहले हमें इन चीज़ों को पूरा करो, इन कंडीशंस को, तब एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो अभी के टाइम पर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करें, इस पर भी एग्रीमेंट हो सकती है। अब देखिए, ये तो कॉमन चीज़ है, AI है, पोस्ट ऑयल फ्यूचर है। हमने बताया था अभी आपको कि सऊदी क्या करना चाहता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाना चाहता है। इसमें उसको यूएस की हेल्प तो चाहिए होगी, बिकॉज यूएस जो है लीड करता है इन मेकिंग AI सेमीकंडक्टर्स। अब यहाँ देखिए, एक फैक्टर कहता है कि रीजनल एंड ग्लोबल एक्टर। हमने पहले कई बार डिस्कस किया इस चीज़ को कि जो इकोनॉमिक ग्रेविटी है वो शिफ्ट कर चुकी है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। किसके बारे में बात करते हैं, चाइना के बारे में। अगर हम बात करते हैं नेगोशिएशंस की,
आप 2000 आई थिंक 10 से पहले की बात करो, 2015 से पहले की बात करो, जितने बड़े बड़े डील्स हुए, नेगोशिएशंस हुए, कहाँ होते थे? यूरोप के भीतर। अभी देखो बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कहाँ हो रहे हैं, नेगोशिएशंस कहाँ हो रहे हैं? वेस्ट एशिया में हो रहे हैं। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में भी क्या है, एक कंपटीशन बना हुआ है कि उस एरिया में, अगर उस रीजन की बात करें तो किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है, और इस चीज़ के लिए भी उनको यूएस की बैकिंग चाहिए। अब देखिए कहता है, अगर यूएस की बात करते हैं, सऊदी इज़ इंडिस्पेंसिबल पार्टनर, ठीक है। क्यों? अगर मिडिल ईस्ट में देखो, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, अगर यूएस को अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखना है, बढ़ाना है, उसको इन कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए। अब जानते हो अब्राहम अकॉर्ड्स को इनिशिएट किसने किया था? ट्रम्प साहब ने। तो उसको अगर एक्सपैंड करना है, डिफरेंट कंट्रीज़ को इंक्लूड करना है उसमें, तो उनको बदले में इन कंट्रीज़ की, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की कुछ शर्तों को तो मानना पड़ेगा। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस लेवरेजेस जो यूएस के पास है, सऊदी के पास है, दिक्कत फंस रही है इजराइल के भीतर, इजराइल के रिगार्डिंग। देखो यहाँ चर्चा करी गई है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा पीस प्लान को, जिसको हम 20 पॉइंट पीस प्लान भी कहते हैं, उसको स्वीकार कर लिया है। हमने बताया था वहाँ पर बात करी गई थी बोर्ड ऑफ पीस की, आईएसएफ की। तो इन चीज़ों पर भी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं कम्प्लीटली अग्री नहीं करते हैं। ध्यान देना यहाँ पर कहता है, अगर सऊदी इजराइल के बीच में, अगर जो डिफरेंट वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और इजराइल के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित होता है तो इंडिया के लिए अच्छी बात है, बिकॉज आप जानते हो इंडिया का फ्रेंड सऊदी भी है, इजराइल भी है। तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि बिटवीन यूएस एंड सऊदी एग्रीमेंट क्या स्टैंड करता है? इजराइल, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं रिगार्डिंग इंडिया सी काउस, जिसको हम ड्यूगोंग्स भी कहते हैं। एक रिपोर्ट आई है IUCN के द्वारा, उसने कहा है कि ग्रोइंग थ्रेट टू ड्यूगोंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इनके जीवन को खतरा है, थ्रेट है। अब देखिए ये पाए कहाँ पर जाते हैं, दिया गया है गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ मन्नार। ध्यान दीजिएगा, इनको सी काउस भी कहते हैं, ड्यूगोंग्स भी कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा IUCN ने क्या किया है, इन सी काउस को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है, वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। अगर हम बात करते हैं WPA 1972 की, इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। व्हाट इज शेड्यूल 1? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिलता है स्पीशीज़ को। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर ड्यूगोंग्स, फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मरीन मैमल है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ड्यूगोंग्स मैमल्स होते हैं, ठीक है। ये डॉल्फिन की तरह इनका फ्लूक लाइक टेल, सेकेंड फैक्ट है फ्लूक लाइक टेल, किसकी तरह? डॉल्फिन की तरह। अब देखो अप टू 10 फीट ग्रो कर सकते हैं, वजन कितना? अप्रॉक्सीमेटली 420 kg, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस, इसको स्टमक करिए, एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस होते हैं। ये कहाँ रहते हैं? शैलो, छिछला पानी जो होता है, वार्म कोस्टल वाटर्स में, काम शेल्टर बेस में, शांत जहाँ पानी होता है वहाँ पाए जाते हैं ये। और वैसे जगह पे जो लेस देन 10 मीटर डीप होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, एक नाम दिया गया है ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। इसको स्टैब्लिश किया गया पार्क बे में बाई तमिलनाडु गवर्नमेंट 2022 के भीतर। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा। वाई आर दे सिग्निफिकेंट? पहला हो जाएगा सी ग्रास इकोसिस्टम, ये खाते हैं, ये फीड करते हैं सी ग्रास के ऊपर। तो जब वो खाते हैं ना उसको, तो एक हम कहते हैं प्रून करना, मतलब गुड़ाई करना। उनके खाने से क्या होता है, जो ओल्ड शूट्स होते हैं, पुराने प्लांट्स होते हैं, वो अपरूट हो जाते हैं एंड अंदर से, भीतर से जो न्यूट्रिएंट रिच चीज़ें बाहर आ जाती हैं। एक देखो अनाउंसमेंट करी गई है भाई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इसमें कहा गया है कि 2026 से हम क्या करेंगे, जो फसल बीमा योजना है उसमें 2 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, 2 पॉइंट्स को इंक्लूड करने वाले हैं। पहला है क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स अटैक, दूसरा है पैडी इनंडेशन। क्या है? क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड ड्यू टू पैडी इनंडेशन। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज इनंडेशन? तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर। देखो पैडी में तो पानी चाहिए होता है, बट पैडी के फील्ड को आप कंप्लीटली फ्लड कर देते हो, वहां पर ज्यादा पानी दे देते हो, उससे उल्टा क्या होता है, क्रॉप को नुकसान पहुंचता है। सेकेंड फैक्ट देखिए, कहा गया है कि पैडी इनंडेशन जो है उसको पहले इंक्लूड किया गया था फसल बीमा में, बट उसको 18 में 2018 में उसको रिमूव कर दिया गया था। फिर से बोला गया है कि नेक्स्ट सेशन से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट खरीफ सेशन से वाइल्ड एनिमल के अटैक के द्वारा या फिर पैडी के इनंडेशन के द्वारा अगर क्रॉप लॉस होता है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। देखो इसका नाम है व्हाट कैन लोकल बॉडीज एक्सपेक्ट फ्रॉम 16 फिनांस कमीशन। इसमें देखो बहुत तरह की बातें की गई हैं, बट हम उन फैक्ट्स को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चीज़ आप जानिए कि अगर हम बात करें सेंट्रल फिनांस कमीशन की, स्टेट फिनांस कमीशन की, उनके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं, आपको पता ही होगा। कंटेक्स्ट क्या है, तो नवंबर 17 में 16 फिनांस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की है अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। फर्स्ट फैक्ट तो यही हो गया, किसको रिपोर्ट करता है, प्रेसिडेंट को। अब देखो 2 टर्म्स दिए गए हैं, वर्टिकल ट्रांसफर एंड
हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। समझते हैं इन चीज़ों को। तो सेकंड फैक्ट हमारा हो जाता है कि आर्टिकल 280 जो है संविधान का, वो मैंडेट करता है, वो कहता है दोनों टाइप के ट्रांसफर्स के बारे में। पूछ सकता है एग्जाम में कि सिर्फ वर्टिकल ट्रांसफर अलाउड है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, नहीं, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैंडेटेड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280। यहाँ देखिए, देखो कहता है कि अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अमंग द स्टेट्स, अगर वर्टिकल की बात करते हैं तो सेंटर के टैक्स पूल में जो टोटल स्टेट्स हैं उनका कितना हिस्सा होगा उसको बोलेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और सब स्टेट के बीच में स्टेट ए है, बी है, सी है, उसको कितना कितना मिलेगा उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ें संविधान द्वारा मैंडेटेड है। अब यहाँ देखो कहता है आर्टिकल 280 3BB, 280 3C, 280 3BB 3C, इसमें है फिनांसेस ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज। देखो इसका मतलब यहाँ पर समझते हैं हम इस आर्टिकल में क्या है बेसिकली। तो पहले ये जानो, इसको हमने ऐड किया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा। ये बताता है, रिक्वायर करता है, मैंडेट करता है सेंट्रल फिनांस कमीशन को, रिकमेंड करे वो किसको, स्टेट फिनांस कमीशन को, कि जो लोकल बॉडीज हैं उन तक फंड पहुंचे। मतलब क्या है, तो सेंट्रल फिनांस कमीशन शुड रिकमेंड द वेज टू स्ट्रेंथेन स्टेट फिनांसेस सो दैट एडिक्वेट फंड्स आर अवेलेबल फॉर लोकल बॉडीज। मतलब लोकल बॉडीज को देने के लिए फंड्स कम ना पड़ जाएं, ऐसे वेज को आप रिकमेंड करो स्टेट फिनांसेस को। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा इस वाले पैराग्राफ पर क्या कहता है कि अमेंडमेंट 73rd एंड 74th इसने क्या किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है टू असाइन रेवेन्यू हैंडल्स एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वेरियस पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज। देखो ये पूरा का पूरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसे ही उठा करके एग्जाम में पूछ सकता है। की टर्म्स क्या क्या है, रेवेन्यू हैंडल्स एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको देगा, तो लोकल बॉडीज को कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट्स। किसकी बात हम करते हैं, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की। आगे कहता है, नेक्स्ट कहता है कि ड्यू टू दिस रीजन देयर इज वाइड वेरिएशन इन फिस्कल पावर्स ऑफ पंचायत म्यूनिसपैलिटीज अक्रॉस स्टेट्स। क्योंकि पावर किसको दी गई है, राज्य सरकार को, तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी वैसा करेगी। तो डिफरेंट स्टेट्स के भीतर डिफरेंट जो पंचायत हैं उनके बीच में काफ़ी असमानताएं देखी गई हैं। एक फैक्ट देखिए यहाँ पर कि नो सेपरेट लिस्ट फॉर आइदर फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेवेन्यू हैंडल्स। मतलब क्या है इसका, तो अमेंडमेंट में क्या बोला गया था कि रेवेन्यू हैंडल्स की बात करें, एक्सपेंडिचर्स की बात करें, आप दे सकते हो पावर्स किसको, म्यूनिसपैलिटीज को, बट किस सब्जेक्ट पर देना है, किस चीज़ पर देना है, उसका कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है। इसलिए होता क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो मनमानी करती हैं अपनी, उन पे डिपेंड करता है वो किस सब्जेक्ट को देंगी लोकल बॉडीज़ को, किसको नहीं देंगी। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा कि अगर बात करते हैं 11th एंड 12th शेड्यूल्स की, तो वहाँ पर 29 सब्जेक्ट थे, 18 सब्जेक्ट्स। अगर पंचायत की बात करें, 11th शेड्यूल की बात करें, तो 29 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं म्यूनिसपैलिटीज़ की, शेड्यूल 12 की, तो 18 मैटर्स मेंशन किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, वो बाइंडिंग नहीं है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बाइंडिंग नहीं है। किस पे डिपेंड करते हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। हमने देखा था अभी आर्टिकल 280 3BB 3C, उसमें ये बातें कही गई थी, जो सेंट्रल फिनांस कमीशन है उसको चाहिए बताए, वेज बताए स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ऐसे फंड्स को रिकमेंड करो, यूज़ करो, ताकि लोकल बॉडीज़ के लिए फंड्स की कमी ना पड़ जाए। देखो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इससे एक क्वेश्चन तो बनता है एग्जाम में। यहाँ पे है नौगाम ब्लास्ट। हम बात करें कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो व्हाट इज द SOP फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्टोरिंग एक्सप्लोसिव्स। हम बस फोकस करेंगे एग्जाम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। ध्यान दीजिएगा इस वाले पैराग्राफ पर, यहाँ पर कहता है व्हाट प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट फॉर स्टोरिंग चेकिंग सीज्ड एक्सप्लोसिव। उसको चेक कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं। तो ड्यूरिंग एनी रेड या फिर सीजर, आप किसी वैसे पदार्थ को पकड़ते हो जो कि एक्सप्लोसिव है। IED मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, पूछ सकता है एग्जाम में, फुल फॉर्म इसका इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो आप ऐसे किसी आइटम को पकड़ते हो तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले कहता है बॉम्ब डिटेक्शन टीम BDT एंड बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, बॉम्ब डिटेक्शन टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। फिर कहता है दे कैन ऑल्सो इन्फॉर्म कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव एट पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेसो की बात करता है। पूछ सकता है एग्जाम में व्हाट इज पेसो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। खैर मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी आती है कि हम पेसो को, BDT को, बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, हमें उसको पकड़ना है, उस सामान को, मटेरियल को। क्या करेंगे, तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या होता है, टू कीप द मटेरियल अवे फ्रॉम पीपल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी या फिर अदर सोर्स ऑफ इग्निशन। हमें उस पदार्थ को कहाँ रखना है, वैसी जगह पर जहाँ पर लोग नहीं हो, जहाँ पर पीपल नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो एंड किसी प्रकार का सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं हो। If no such location is available,
ऐसी कोई जगह नहीं है तो कहाँ रखोगे आप? ओपन स्टेडियम में, ठीक है। अब देखो कहता है कि अगर स्टेट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो लाइसेंस एक्सप्लोसिव स्टोरेज भी होते हैं, इसको कि एक्सप्लोसिव मैगजीन्स कहते हैं। सेकंड फैक्ट आपका ये कि जो लाइसेंस्ड एक्सप्लोसिव स्टोरेज होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव मैगजीन्स। देखो दो बातें कही गई, पहला है सोडियम, सोडियम के लिए कहता है खुद में एक्सप्लोसिव नहीं है, बट इफ केप्ट इन ओपन इट विल इग्नाइट। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस जो है हैंड ग्रेनेड्स में इसको यूज करते हैं, पूछ सकता है पेपर में। इट मस्ट बी केप्ट इन वाटर, फॉस्फोरस को हम कहाँ रखते हैं? पानी में। देयरफॉर सच मटेरियल्स नीड टू बी अटेंडेड टू इमीडिएटली। तो बॉम्ब्स की बात करें, एक्सप्लोसिव्स की बात करें, वहाँ पर सोडियम फॉस्फोरस जैसे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो क्विकली एक्सप्लोड कर सकते हैं, फट सकते हैं। अब देखो कि हाउ इज द चेन ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश्ड फॉर एवरी एक्सप्लोसिव रिकवर्ड, उसका तरीका क्या है, उसका सिस्टम क्या है? तो पहले कहता है आपने रिकवर किया, आपने पकड़ा उस आइटम को, एंड FIR शुड बी रजिस्टर्ड विदाउट डिले, ठीक है, आपने FIR दर्ज कर लिया। फिर कहता है कि मैटर शुड बी रेफर टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिंपल सी बातें हैं। फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ग्रांट परमिशन फॉर इट्स इमीडिएट डिस्ट्रक्शन, उसने वो बोलेगा इसको जितनी जल्दी हो सके डिस्ट्रॉय कर दो। तो जब तक ये प्रोसीजर हो रहा है, जब तक ऑर्डर मजिस्ट्रेट का नहीं आ जाता है, आपको क्या करना है? उसको सेफली स्टोर करना है, जैसे कि ओपन जगह हो, मैगजीन्स वगैरह है, सिक्योर जगह हो। अब देखो आर देयर एक्सप्लोसिव व्हीकल्स, एक नाम दिया गया है एक्सप्लोसिव व्हीकल्स। इसमें देखो दो बातें ध्यान रखनी है। पहला कहता है कि स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ट्रक्स होते हैं जहाँ पर अल्मुनियम शीट से और लकड़ी से इनको कवर करते हैं। इनका आउटर लेयर कैसा होता है? एल्युमिनियम का। इनर लेयर कैसा होता है? लकड़ी का। इनका उद्देश्य क्या है? किसी प्रकार का अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है उसको सेफली ग्राउंड तक पहुंचाना, मतलब इसके कारण से कोई धमाका ना हो जाए। देखो एक शॉर्ट न्यूज़ है, नाम दिया गया है एजेंटिक AI। एजेंटिक AI क्या होता है? ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है। कहता है कि व्हाट मेक्स एन AI, अगर AI की बात करते हैं उसको एजेंटिक क्या बनाता है, डिपेंड करता है उसको कौन बेच रहा है। मतलब व्हाट मेक्स एन AI इंटेलिजेंस प्रोडक्ट एजेंटिक डिपेंड्स अपॉन हु इज सेलिंग इट। तो देखो इसको समझने के लिए स्टार्ट करता है, कंपेयर करता है इसको AI चैटबॉट से। अगर चैटबॉट्स की बात करते हैं यूजफुल होते हैं, बट दे आर ऑल टॉक नो एक्शन, वो सिर्फ चैट करेंगे, आपसे बात करेंगे, एक्शन नहीं करते। कहता है अगर चैटबॉट्स की बात करें, दे कैन आंसर क्वेश्चंस, रिट्रीव समराइज इन्फॉर्मेशन, राइट पेपर्स, जनरेट इमेजेस, ठीक है, म्यूजिक वीडियो सब कर लेगा वो। अगर बात करते हैं AI एजेंट्स की, जिसको कि हम जेंटिक AI भी कहते हैं, उसकी बात करें तो वो सपोज टू बी एबल टू टेक एक्शंस ऑन पर्सनस बिहाफ। चैटबॉट्स क्या करेंगे? बात करेंगे आपसे, सब कुछ करेंगे, बट एक्शन नहीं लेंगे। बट एजेंटिक AI की बात करें, उसको डेवलप किया जा रहा है कि हमारे बिहाफ में वो काम कर सके। तो कैसे काम कर सके वो, क्या उनसे उम्मीद है? तो जेंटिक AI कैन बाई थिंग्स, अरेंज ट्रैवल बुकिंग्स। फिर कहता है बाई यूजिंग आवर क्रेडिट कार्ड। इन लॉन्गर रन होप, ये उम्मीद करी जा रही है, दे कैन डू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क विच एक्सेस टू कंप्यूटर एंड सेट ऑफ गाइडलाइंस टू फॉलो। सिंपल सा मतलब है कि हमारे बिहाफ में वो कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिकली करना क्या होगा? अपने सिस्टम से, लैपटॉप से कनेक्ट कर लो उसको एंड सर्टेन गाइडलाइंस दे दो कि आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना है। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन चैटबॉट्स एंड जेंटिक AI? चैटबॉट्स क्या करते हैं? बात करेंगे आपसे, गाना सुनने बोलोगे सुनाएंगे आपको, मतलब वो एक्शन नहीं करते, काम नहीं करते हमारे बिहाफ में। बट जेंटिक AI की बात करें, ये एक्चुअल वर्क डन कर सकते हैं। एक शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं, कहता है रेयर गिंको टूथ बीक वेल्स, ये एक नाम दिया गया है गिंको टूथ बीक वेल्स। ये फर्स्ट टाइम वाइल्ड में पाए गए हैं बाजा कैलिफोर्निया मैक्सिको। एक कोस्ट है, बीच है, बाजा कैलिफोर्निया मैक्सिको, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? देखो साइंटिफिक नेम क्या है, मेसोप्लोडोन गिंकोगेडॉन्स, जो भी है, ये सिटेशियन ग्रुप में आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, इसको स्टार मार्क करिए, जो बीक्ड वेल्स होती है ना, वो डीपेस्ट लिविंग मैमल्स हैं अर्थ पर। अर्थ पर डीपेस्ट लिविंग मैमल्स कौन से हैं? ये बीक्ड वेल्स, इनकी एक प्रजाति है गिंको टूथ बीक वेल्स। टर्म देखिए नया है, पारा सोशल, इसको कैम्ब्रिज ने वर्ड ऑफ द ईयर बताया है। पारा सोशल क्या है ये? तो इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप विद AI। इसका ब्रॉडली मतलब क्या होगा कि ऐसा रिश्ता बनाना अपने मन में, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंसर है, आप उसको मिलते तो उससे हो नहीं, बात नहीं करते, बस देखते हो, आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो। तो मन में अपने एक ऐसा रिलेशन कायम कर लेना जो कि वन साइडेड है, सिर्फ आपकी तरफ से है, जो सामने वाला है उसको तो पता भी नहीं है। देखो लास्ट टॉपिक है हमारा ये, हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है ट्रंप के पीस प्लान को रिगार्डिंग गाजा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एग्जाम के लिए। यहाँ देखिएगा, कहता है फर्स्ट, UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है
उसने कुछ अगर पास किया है रेजोल्यूशन, वो लीगली बाइंडिंग होता है। अगर लॉ की बात करें वो लीगली बाइंडिंग होता है। सेकंड फैक्ट देखिए, इस प्रस्ताव के ऊपर रशिया ने चाइना ने वोट करने से मना कर दिया है। तो इस डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।